So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है, जो मेन बुक है, उसका पोएम वाला पार्ट यानी कि पोइट्री सेक्शन अब हम शुरू करेंगे। तो पोइट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। ठीक है, तो इस पोएम को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उससे पहले इस पोएम के जो राइटर हैं जिसका नाम है विलियम कॉपर, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। लिखा है विलियम कॉपर, जो कि 1731 से 1800 तक, मतलब उनकी 1800 में उनकी मृत्यु हुई और 1731 में उनकी जन्म हुआ था। और लिख रहा है कि विलियम कॉपर मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स अ फोर स्टेट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो बता दूं आपको, वर्ड्सवर्थ भी एक लेखक थे। तो कहा जा रहा है कि ऐसा माना जा सकता है, मे बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि विलियम कॉपर जो थे ना, है ना, वो अपने पोएम में कुछ भाग जो होता था, कुछ हिस्सा जो होता था, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की तरह होती थी, है ना। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री होती थी, जो कविताएं होती थी, उसी तरीके की कुछ छवि उनके पोएम्स में दिखती थी। किसके पोएम में? विलियम कॉपर के। आगे लिख रहा है कि देयर इज इन his works the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet landscape। कहा जा रहा है कि उनके कामों में, है ना, किसके? विलियम कॉपर के कार्यों में ये अक्सर वैसे ही, है ना, डीप रिस्पेक्ट यानी कि गहरे भाव, गहरे आदर, गहरी आदर, यानी कि मतलब डीप रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब अंतः मन से जो रिस्पेक्ट होती है, उसी तरीके का रिस्पेक्ट होता था जैसा कि वर्ड्सवर्थ की कविताओं में होता था। अब वो क्या था, पहले वो जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके कार्यों में, कॉपर के कार्यों में वही डीप रिस्पेक्ट देखने को मिलता था जो कि वर्ड्सवर्थ के लिए था। और वर्ड्सवर्थ किसके लिए डीप रिस्पेक्ट दिखाते थे? तो फॉर द रूरल लाइफ, यानी कि ग्रामीण जीवन को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड रहते थे। और द कॉमन पीपल, यानी जो सामान्य लोग हैं, उनकी भावनाओं को वो अपनी कविताओं में व्यक्त करते थे। एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, है ना, यानी कि बहुत ही प्यारा और शांत वाले जो लैंडस्केप, यानी कि जो दृश्य होते हैं, उन परिदृश्यों को मतलब व्याख्या करते थे अपनी कविताओं में। और वही सेम रिस्पेक्ट जो था हमारे विलियम कॉपर के कविताओं में भी दिखता था। आइए देखते हैं आगे। लाइक वर्ड्सवर्थ, अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। कहा जा रहा है कि जैसे कि वर्ड्सवर्थ भी अपनी कविताओं में चीज़ें किया करते थे, वैसे ही ये करते थे। अब एक और चीज़ ऐड ऑन होने जा रहा है, वो देखते हैं क्या, कि जैसे वर्ड्सवर्थ, है ना, किसी काम को करने में हेजिटेट नहीं करते थे, जैसे कि इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट, मतलब उनके समय में, इन हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम, मतलब उनके समय में, वर्ड्सवर्थ के समय में जो भी इश्यूज होते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी समस्याएं होती थी, उनके रिगार्डिंग अपना क्लियर कट ओपिनियन देना, मतलब साफ सीधा जो भी आपका विचार होते थे, तो लोग वो विचार दिया करते थे। वैसे ही वर्ड्सवर्थ जो थे, अपने क्लियर कट विचार देने में बिल्कुल नहीं संकोचाते थे। वैसे ही वर्ड्सवर्थ, फिर मतलब वैसे ही जो हमारे विलियम कॉपर थे, वो भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते थे, थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं थे, बिल्कुल सेम किसकी तरह? वर्ड्सवर्थ की तरह। चलिए आगे देखते हैं। और कि इट इज़ ए पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। यानी कि इट इज़ ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये विरोधाभास है, यानी कि कंट्राडिक्शन वाली बात है। क्या कि पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट, यानी कि जो कवि और जो नाटककार होते थे, है ना, पहले के, वो क्या करते थे, जो कि गाँव, मतलब हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। मतलब कहा जा रहा है ये एक विरोधाभास है कि वो कवि और वो नाटककार जो कि गाँवों में, सॉरी, जो कि शहरों में और शहरों के कैपिटल सिटी में रहा करते थे, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो चकाचौंध भरी दुनिया में रहा करते थे, है ना, उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने नाटकों में क्या दिखाया है? ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, यानी कि ग्रामीण जीवन का जो सुंदरता है ना, उसकी व्याख्या की है। तो ये जो चीज़ है, ये एक विरोधाभास है, ठीक है, एक पैराडॉक्स है।
अब आगे देखते हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स engaged in humble professions, the abundance of natural life and the flora and the fauna, and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside. तो कहा जा रहा है कि आखिर ये कौन सी बात थी, आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से जो बहुत सारे लेखक हुआ करते थे, जो कवि हुआ करते थे, जो नाटककार हुआ करते थे, भले ही वो शहरों में रहा करते थे लेकिन उसके बावजूद वो रूरल लाइफ के बारे में क्यों लिखते थे? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि लोगों की सादगी, जो हमारे गाँव में सामान्य लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, उनकी जो सादगी होती है ना, उसको लेकर मतलब जो कवि हुआ करते थे ना, नाटककार, वो उससे बहुत इम्प्रेस होते थे और इसलिए लिखा करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि सिंप्लिसिटी हो गई, सादगी हो गई लोगों की अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने जो भी कार्य किया करते थे ना, अपना जो भी रोजगार हुआ करता था, उस रोजगार में उनकी सादगी झलकती थी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर है द एबेंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फौना। अब देखिए ध्यान, फ्लोरा का मतलब मैंने पहले भी बताया है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जानवर, यानी कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे, यानी कि पूरा नेचर कह सकते हैं, प्रकृति। तो कहा जा रहा है कि द एबेंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, यानी कि एबेंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा, यानी कि जो प्राकृतिक जीवन की जो प्रचुरता होती है गाँवों में, है ना, बहुत भारी मात्रा में जो मौजूद होती है, जो कि वहाँ की लाइफ को बहुत मतलब सिक्योर फील कराती है, बहुत हरा भरा दिखाती है, बहुत फ्रेश फील कराती है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से राइटर्स अट्रैक्ट होते थे उनकी लाइफ को लिखने के लिए, रूरल लाइफ को लिखने के लिए। और क्या चीज़ थी, और मतलब यही थी, एंड द पीसफुल, और हाँ, एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड। तो ये जो चीज़ें थी, यानी कि वहाँ की जो शांतिमय ढंग से जो लोग रहा करते थे ना, पीसफुल लिविंग, यानी कि वहाँ की शांतिमय से रहने का ढंग जो था वहाँ के लोगों का, वो सारी चीज़ें जो थी ना, पोइट्स वगैरह को, ड्रामेटिस्ट वगैरह को इंस्पायर करती थी, प्रेरणा स्रोत बन गई वो सब चीज़ें। और इसी वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा रूरल लाइफ की ब्यूटी पे ध्यान दिया है और बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं और नाटक वगैरह लिखे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और इसी तरीके की राइटिंग जो हमने अभी आपको पहले वाले पैराग्राफ में, अभी पिछले वाले पैराग्राफ में पढ़ा, कि जिस तरीके के नाटक लिखा करते थे लोग, है ना, रूरल लाइफ की ब्यूटी के ऊपर, तो उसी तरीके की राइटिंग, है ना, उसी तरीके की लेख, या फिर कह लीजिए उसी तरीके की कविता जो है हमारे कॉपर साहब ने भी अभी लिखा है, जो हम पढ़ने जाएंगे। उसी का एक अच्छा खासा उदाहरण है। आगे क्या है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, दैट इज क्या है, जो फर्स्ट लाइन होने वाला है पोएम में, क्या है वो, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, है ना, ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। कहने का मतलब है जो हमारी कविता होने वाली है, उस कविता के जो पहली पंक्ति है, जो कि है गॉड मेक द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ये जो लाइन है, इसी लाइन में सारा निचोड़ है, पूरे कविता का निचोड़ है, पूरे कविता का सार है इसमें, कि ये बिल्कुल सच्चाई है कि क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड। देखिए पहले भी बता दूं, कंट्री साइड का मतलब गांव होता है, देहात होता है। तो कहा जा रहा है जो गांवों और देहातों की जो क्रिएशन है ना, यानी कि कह लीजिए कि उसकी जो उद्गम है वो किसने किया है, वो किया है ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द, मतलब उसको भगवान ने किया है। और इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, यानी कि कैसे शहरों का विकास हुआ, शहर कैसे डेवलप, मतलब शहर कैसे बने, पहले तो गांव होते थे ना, तो गांवों के बाद शहर कैसे बने, तो वो शहर आदमियों ने बनाया है। तो वो सारी चीज़ों का सार एक ही लाइन में कन्फर्म, मतलब सब कुछ समअप है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, विलेजेस पोजेस अ परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। यानी कि प्राकृतिक ढंग से जो हमारे गाँवों का विकास हुआ, गाँवों का कह लीजिए उद्गम हुआ, जो कि कहा जाता है कि भगवान ने ही बनाया है उस गाँव को, तो जो प्राकृतिक तरीके से वो जो तैयार हुए गांव, है ना, विलेजेस पोजेस अ परफेक्शन,
मतलब वहाँ पे एक परफेक्शन है, कह सकते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होती हैं, हर एक चीज़ सही ढंग से चलती है। वहाँ पे रहन सहन भी बहुत सही है। फिर आप कह लीजिए कि वहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे कोई कंजेशन नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इस वजह से कह सकते हैं कि जो परफेक्शन वहाँ पे गाँव में है ना, वो शहरों में, है ना, सिटीज़ में कभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, आगे देखते हैं और क्या लिखा है। Addressing the town dwellers, the poet throws light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village। कहा जा रहा है कि एड्रेसिंग द टाउन dwellers यानी कि शहर वासियों को संबोधित करते हुए लेखक क्या कहना चाहता है कि द पोइट थ्रोज लाइट ऑन द वर्चुज ऑफ द रूरल लाइफ, यानी कि शहरवासियों को संबोधित करके उनको मतलब कहता है कि भाई शहरवासियों तुम सुन लो कि मतलब आगे लेखक क्या करेगा, वो डालेगा, प्रकाश डालना चाहता है गांव की जो जीवन शैली है उसके गुणों के ऊपर, है ना। वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ यानी कि ग्रामीण जीवन के गुणों के ऊपर वो प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि आप शहरवासियों आप ये ध्यान दो कि एंड एग्जॉर्ट्स देम, मतलब आप वहाँ के गुणों को जानो और देखो कि आप कैसे रह रहे हो और वो कैसे रह रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो कवि है वो जो गांव की जीवन शैली है उस पर उनके गुणों के ऊपर प्रकाश डाल रहा है और क्या कर रहा है, एंड एग्जॉर्ट्स देम यानी कि प्रेरित करना, एग्जॉर्ट्स मतलब प्रेरित करना, और वहाँ के लोगों को यानी कि शहरवासियों को है ना एड्रेस करते हुए बोल रहा है, उन्हें प्रेरित करते हुए बोल रहा है कि एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, यानी कि जो बनावटी, आर्टिफिशियल मतलब वही होता है ना मैन मेड, यानी कि जो बनावटी लग्जरी यानी सुख सुविधाएं जो हैं उसको त्याग करो, है ना, उसको त्याग करो और देखो गांव में लोग कैसे रह रहे हैं और कितने खुशहाल रहते हैं, कितने सुखी रहते हैं, कितने स्वस्थ रहते हैं, है ना। एंड कंफर्ट यानी कि कह रहा है कि एस्केप फ्रॉम, एस्केप मतलब भाग जाओ, किस चीज़ से, शहरवासियों को संबोधित करते हुए लेखक कहना चाहता है कि आप जो हैं आप गांव से प्रेरित होकर, है ना, जो आप सुख सुविधाएं, है ना, आर्टिफिशियल सुख सुविधाएं ले रहे हैं और जो आरामदेह ज़िंदगी बिता रहे हैं, है ना, उससे आप सिंपल में स्विच हो जाइए भाई। जैसे गांव में लोग रहते हैं साधारण जीवन बिताते हैं वैसा आप करो, क्योंकि वहाँ से तो कुछ तो प्रेरणा लो आप, है ना। बट इंड्यूरिंग प्लेजर्स ऑफ ए विलेज, और साथ ही साथ जो गाँव में जो सुख है जो आनंद है उसका वहन कीजिए, यानी कि उसको सही है, उसको उसका आनंद लीजिए एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी, आपने इस हमारे जो लेखक थे, है ना, कॉपर साहब की जीवनी के बारे में और उनकी जो कविताएं हैं किस तरीके की होती हैं और इस कविता में क्या होने वाला उसके बारे में एक ओवरव्यू देख लिया है। अब चलते हैं अपने मेन पोएम के ऊपर, जो कि आपके लिए भी थोड़े वर्ड्स उसमें कठिन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उसको आसान कर दिया है और इसकी कविता को ध्यान से समझेंगे हम। तो मैं आपके लिए स्टार्ट करने के लिए पहले बता दूं कि इस पोएम को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। इसको मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है मैंने, और उसको एक एक पार्ट को मैं रीड आउट करूँगा और फिर उसके मतलब समझाऊंगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके मतलब एक एक वर्ड मीनिंग के ऊपर प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग्स बिल्कुल अलग होने वाली है और उसका मतलब जो दूंगा वो आपको सटीक मिलेगा और आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे जो मैंने कहा, मतलब वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने सारी चीज़ें बताई अभी, तो उस चीज़ों से आप रिलेट करना कि आखिर इस कविता में कवि जो है क्या कहने जा रहा है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ना, God made the country and man made the town. What wonder than that health and virtue, gifts that can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all, should not abound and least be threatened in the fields and groves. देखिए इस मतलब पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कवि के द्वारा। तो कवि कहता है कि जो कंट्री है, मैंने पहले बताया कंट्री को हम देहात ले रहे हैं, गांव ले रहे हैं, तो जो गांव है जो देहात है उसको किसने बनाया है, उसको बनाया भगवान ने। एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि जो इंसान हैं जो कि आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं, है ना, मैन मेड, तो जो कृत्रिम चीज़ें
होती हैं वो मैन बनाता है, आदमी बनाता है। तो वही कहा जा रहा है मैन मेड द टाउन, यानी कि जो टाउन है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। यानी कि टाउन को, शहरों को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। अब देखिए आगे क्या कहा जाता है, वॉट वंडर, मतलब आखिर तब इस चीज़ में आश्चर्य किस लिए है ना, कि जो हेल्थ एंड वर्च्यू, यानी कि जो आपको स्वास्थ्य मिला है, जो आपको गुण है आपके अंदर, वर्च्यू मैंने गुण है ना, वो जो कि गिफ्ट के रूप में भगवान की तरफ से मिला है ना, दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट, यानी कि जो कड़वे घूंट को भी है ना मीठे रस में तब्दील कर दे, बदल दे, ऐसा आपको हेल्थ और वर्च्यू जो गुण मिले हैं उस गिफ्ट पे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहना चाह रहा है कवि कि जब भगवान ने आपको इतना अच्छा मतलब स्वास्थ्य दिया है, इतने अच्छे गुण दिए हैं कि आप कड़वे घूंट को भी मतलब शहद जैसा मीठा कर सकते हो, तो आप इस चीज़ पे आश्चर्य क्यों कर रहे हो भाई, है ना। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं कि दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, यानी कि मतलब यह जीवन है ना, इस टाइप का जो जीवन है वो सभी के लिए है ना। शुड मोस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रूव। तो और कहा जा रहा है कि ऐसे जीवन तो सबका होना चाहिए ना, तो क्या ये जिंदगी जो है सबसे ज़्यादा वहीं सुरक्षित नहीं होगी? कहाँ पे? फील्ड्स एंड ग्रुप्स कहाँ होते हैं भाई? फील्ड्स मतलब मैदान और ग्रुप्स मतलब उपवन बागान, है ना। तो ये आखिर कहाँ होते हैं? ये गाँव में तो होते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। कवि कहना चाहता है कि ऐसा ही जीवन सबको होना चाहिए, है ना। कैसा जीवन? जिसमें आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपके गुण वगैरह एक भगवान के दिए हुए वरदान जैसे हो, है ना। वैसे ही जीवन सबका होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कवि कि अगर आपका ऐसा जीवन, आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा वहीं सुरक्षित नहीं है? कहाँ पे? गाँवों में, जहाँ पर बहुत सारे बगीचे हैं, जहाँ हरी मैदान हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी वहाँ सुरक्षित नहीं है? ऐसा कवि पूछना चाह रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए पहले बता दूं, ये वाई ई करके ये लिखा हुआ है, इसको हम ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है यू, वाई यू यू, यानी कि जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज़ किया होगा उसका मतलब आप पहले से ही समझ जाइएगा कि ये यू का अर्थ लिए हुए है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पोजेस ये देयरफॉर ये who born about in chariots and sedan know no fatigue, but that of idleness and test no scenes, but such as art contrives possess ye still, है ना। Your elements their only can ye sign, their only minds like yours can do no harm। देखिए मैं पहले बता दूं कि ये जो पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि इसकी राइमिंग बिल्कुल नहीं बैठ रही है ना, लेकिन बहुत तगड़ा मीनिंग लिए हुए अपने अंदर ही, है ना, कविता जो है। चलिए अब इस पैराग्राफ को जानते हैं। पहले के पैराग्राफ में हमने देख लिया, अब दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। कहा जा रहा है कि अगर मतलब आप क्या करते हैं कि अगर आपको इस चीज़ का, आपके पास पोजेस का मतलब क्या होता है कि होना, आपके पास, आप उस पर कब्जा कर रखे हैं, मतलब इन द सेंस कि कब्जा तो नहीं, आपका हक है, आप उसके मालिक हो, कह सकते हो ना। कैसे? जैसे बोलते हैं कि आई पोजेस अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, काइंड ऑफ। तो यानी कि अगर आपके पास एक चैरियोट हो, चैरियोट यानी कि रथ को बोलते हैं, एंड सीडैन मतलब पालकी को बोलते हैं। लेकिन अभी बता दूं कि कुछ लोगों को पता हो, सीडैन का मतलब आजकल जो कार होती हैं, जो लग्जरियस कार होती हैं, उनको सीडैन कार्स भी बोलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है उसको रिलेट करना चाह रहा है कहानी में कि जो पहले की जो पालकी होती थी, जिसको हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ब्रांड मानते थे उस समय, कह लीजिए कि उसको हम समझते थे कि वो राजघराने के ही एक शोभा बढ़ाता है। कहीं जाने के लिए अगर पालकी यूज़ की जा रही है, यानी कि ये बहुत महान इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है भाई, है ना। तो कहा जा रहा है कि अगर आपके पास क्या है, एक मतलब रथ है, आपके पास आने जाने के साधन के लिए आप पालकी का यूज़ करते हो, तो नो फटिग, यानी कि आपको थकान नहीं होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सीन्स, है ना। लेकिन एक बात आपने ध्यान दिया कि अगर आप उन सब चीज़ों के शौकीन हो चुके हो, तो आप
आलसी हो चुके हो, यानी कि आप डल हो चुके हो, है ना। इतना आप में लेजीनेस आ गया है कि आप उन सब चीज़ों का मतलब क्या कहते हैं, भोग करते हुए, उन सब चीज़ों के साधन को यूज़ करते हुए, है ना, चैरियोट्स एंड सेडान्स का यूज़ करते हुए आप जो हैं, जो नेचुरल सीन्स हैं, जो प्राकृतिक जो दृश्य हैं, उन सबों का स्वाद लेने से, है ना, रह गए हो, है ना। उन सब का स्वाद नहीं ले पाओगे अगर आप इन सब चीज़ों में घूमोगे तो। वही कहा जा रहा है कि गाँव में क्या है, गाँव में ये सारी चीज़ें लोग तो पैदल ही घूमते हैं, मतलब सबका लुत्फ उठाते हुए घूमते हैं, सारी प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए घूमते हैं। लेकिन जब आप चैरियोट्स एंड सीडैन का यूज़ करेंगे तो आप लेजी हो जाओगे और आप इस सब चीज़ों का भोग नहीं कर पाओगे, है ना। फिर कहा जा रहा है कि बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोजेस ये स्टाइल यू एलिमेंट्स देयर ओनली कैन ये साइन, है ना। तो मतलब कवि कहना चाहता है कि अगर आप, है ना, बट सच इज आर्ट कॉन्ट्राइव्स, यानी कि आप अगर कोशिश करते हो और आप गांव में ही रहने की कोशिश करते हो, है ना, यानी कि आप अगर अपना जो लेजीनेस है, जो आइडलनेस है, जो आपने ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, चैरियोट्स एंड सीडैन को यूज़ करके मतलब बना रखा है आने जाने के लिए, तो अगर उसका आप त्याग करते हो और अगर आप गांव में रहते हो, है ना, तो आपको वहीं पर आपके जैसे लोग मिलेंगे और आप वहीं पे शाइन कर सकते हो, यानी कि आप चमक सकते हो, इन द सेंस कि आप हाईलाइट हो सकते हो, आप खुश रह सकते हो। और साथ ही साथ वहीं पर आपको आपके दिमाग जैसे वाले लोग, है ना, आपके माइंडसेट वाले लोग आपको वहीं मिलेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आपको हार्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए अब अपने अगले पैराग्राफ, जो कि एक लास्ट पैराग्राफ होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको सब कुछ समझा दूंगा अच्छे से। तो देखते हैं अगले पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ होता है शुरू यहाँ से कि आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून द पेंसिव वेंडरर इन देयर सीट्स एट ईव द moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish, birds warbling all the music. We can spare the splendor of your lamps, है ना, they but eclipse our softer satellite. Your songs confound our more harmonious notes. The thrush departs, इसको scared पढ़ेंगे. The thrush departs scared and the offended nightingale is mute. तो अब समझाता हूँ मैं इसको यहाँ से। कह रहा है कवि कि आवर ग्रुप्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, यानी कि नून मतलब दोपहरी, दोपहर को जो हमारे गाँवों के जो बगीचे होते हैं, ग्रुप्स मतलब बगीचे, बाग बगीचा उपवन, तो ये जो बाग बगीचे जो होते हैं गाँव में, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ में फिर से गाँव के एडवांटेजेस दिखाए जाएंगे, गाँव के रहन सहन में कितनी खूबियाँ हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप रिलेट कीजिएगा प्लीज़। तो कह रहा है कि गाँव के जो प्लांटेशन की गई है, बहुत सारे जो पौधों का, बाग बगीचों का, वो जो हैं दोपहर के समय अपनी छाया तले, है ना, इन देयर शेड्स, यानी कि अपनी छाया तले, वैसे वेंडरर, पेंसिव वेंडरर, यानी कि जो राहगीर होते हैं ना, पेंसिव का मतलब सैड, यानी कि जो थके हारे, जो एकदम उदास हुए जो वेंडरर्स हैं, जो राहगीर हैं, जो भ्रमण करने वाले लोग हैं, है ना, वो लोग मतलब आश्रय मिलता है उनको, यानी कि कह सकते हैं उस आपके उन ग्रुप्स के शेड्स के तले वो आराम करते हैं। सिंपल भाषा में यही समझ लीजिए, है ना। ये कहाँ हो सकता है, ये तो गाँव में ही हो सकता है ना, आपको ही पता है, क्योंकि शहरों में तो भाई पेड़ पौधों का तो बहुत कम क्वांटिटी है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि एट ईव, अब ध्यान दीजिए, अब शाम की समय के बारे में बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे गाँव के हर एक पहलू को दिखाया जा रहा है। अभी हमने दिन में देखा कि दिन में जो पेड़ पौधे होते हैं उन लोगों को कितना हेल्प करते हैं, एक तरीके से हर राह चलते वाले नागरिकों को मतलब छाया प्रदान करते हैं, जिनसे उनकी थकावट थोड़ी दूर होती है। अब बोला जा रहा है कि एट ईव, यानी कि शाम के समय क्या होता है कि द मून बीम, है ना, यानी कि जो चंद्र की रोशनी जो है, चंद्रमा की जो रोशनी है, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश, यानी कि गांव को, लोगों को चकाचौंध भरी वाली लाइट की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, इज ऑल द लाइट दे विश, कौन सी लाइट इनको चाहिए, ये कौन सी विश करते हैं, तो शाम के समय
जो सोती हुई पत्तियों के तले, सोती हुई पत्तियों से झांकती हुई, जो फिसलती हुई, मतलब सॉफ्टली, मतलब नाजुक तरीके से जो सरकती हुई, क्या, मूनलाइट बीम, यानी कि चंद्र की जो रोशनी जो आती है, छटा जो आती है, किधर से, आपकी जो सोती हुई पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, वो पेड़ पौधों की छटा जो होती है पत्तियों से, तो उनसे छन कर जो मून बीम आती है ना, जो चंद्र की रोशनी आती है, बस वही लाइट की इनको दरकार होती है, उसी चीज़ की इनको ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। और ये किसके बारे में मैं कह रहा हूँ, गांव वालों के बारे में, कि उनको ये मतलब शहरों की चकाचौंध से मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए मून की ये नेचुरल लाइट चाहिए भाई, है ना। आगे देखते हैं, तो लिखा है कि बर्ड्स वर्बलिंग ऑल द म्यूजिक। वर्बलिंग का मतलब क्या होता है, तो वर्बलिंग का मतलब होता है कि एक तरीके का म्यूजिक, है ना, जो कि चिड़िया जो गाती है ना, उसको वर्बलिंग कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कूजना। कोयल क्या करती है, वर्बलिंग करती है, तो कूजना कहलाता है ना, आवाज़ निकालते हैं जो पक्षी, तो उसको हम वर्बलिंग बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है, बर्ड्स वर्बलिंग ऑल द म्यूजिक, हर तरीके की आवाज़ निकालते हैं जो चिड़िया गाँव में ही तो निकालते हैं, है ना। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। तो गांव के लोग को मतलब ध्यान में रखते हुए, है ना, अपने आप को कवि जो है एक गांव का इंसान बनाते हुए बोलता है कवि यहाँ पर कि वी कैन स्पेयर, मतलब हम जो हैं, जो शहरों की चकाचौंध वाली लाइट है ना, वहाँ की जो ये स्प्लेंडर है ना, जो जगमगाहट है, इसको हम त्याग करते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं भाई, है ना। क्यों छोड़ देते हैं, दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट। वो क्या कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, आपको पता है ना कि हमारे अर्थ जो है उसका सैटेलाइट, अपना नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, यानी कि उपग्रह जो हमारा मून है, और हम मून की ही तो बात कर रहे हैं। तो उसी मून को डिनोट करने के लिए यहाँ पे सैटेलाइट का यूज़ किया गया है। तो ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा कि टेक्निकल टर्म क्यों यूज़ किया है। तो ये हमारे उपग्रह के बारे में बात किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट। ऐसा क्यों है कि हम, यानी कि हम गांव वाले क्यों शहरों की चकाचौंध को त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है हमारे सॉफ्टवेयर, मैंने प्यारे से सैटेलाइट, प्यारे से उपग्रह को, है ना, जो कि हमें रोशनी प्रदान कर रहा है, उसको प्रभावहीन कर रहा है ना। वो उस पर ग्रहण लगाना चाहता है। कौन ग्रहण लगाना चाहता है, शहरों की जो चकाचौंध भरी लाइटें होती हैं, जो आर्टिफिशियल लाइटें हो रही हैं, है ना, तो वो उस पर ग्रहण लगा रही है, तो इसलिए हम उसका परित्याग करते हैं, है ना। अब क्या कहता है, योर सॉन्ग कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट। अब फिर से लेखक क्या कहता है, गांव वालों का साइड लेते हुए फिर से बोलना चाहता है कि योर सॉन्ग, यानी तुम्हारा कौन हो गया भाई, यहाँ पे फिर से शहर वाले हो गए। तो कहा जा रहा है योर सॉन्ग्स, आपके जो गाने हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, कन्फाउंड कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। किसे गलत साबित कर रहे हैं भाई, तो योर सॉन्ग कंफाउंड अवर मोर हारमोनियस नोट, यानी कि हमारे जो एक ताल वाले, सुरले ताल वाले जो संगीत होते हैं गाँवों में, उन सारे गानों को, गीतों को आपके जो गाने हैं, शहर वाले जो गाने हैं, वो कंफाउंड कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। तो इससे भी गांव वाले थोड़े उदास हैं। और द थ्रश, है ना, थ्रश का मतलब होता है कि एक तरीके से जो कहते हैं ना, ए सॉन्ग बर्ड, जो चिड़िया की जो गाने की अभी बात चल रही थी ना थोड़ी देर पहले पिछले लाइंस में, तो वही कहा जा रहा है। अब लास्ट में मतलब ये लाइन पढ़िएगा तो समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। मैं बताता हूँ कि द थ्रश डिपार्ट्स स्केर्ड, यानी कि स्केर्ड यानी डर कर, जो चिड़िया गाना गा रही थी, जो गीत गा रही थी, अब वो चली जा चुकी है ना। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, और जो बुलबुल जो कि नाराज हो रखी है, जो कि अपमानित हुआ समझ रही है अपने आप को, वो भी चुप हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, आपको अभी तक हमने जो निचोड़ निकालना चाहता हूँ, इसका निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ध्यान दे रहे हैं कि लास्ट में क्या बोला जा रहा है, कि जो चिड़िया पहले अच्छे से खुलकर गा रही थी, है ना, जो गाती थी, वो अब डर के मारे चुप हो चुकी है। और साथ ही साथ जो नाइटिंगेल, बुलबुल, यानी कि एक ही चिड़िया की बात नहीं की जा रही है, लेकिन अभी बोध कराया जा रहा है सारी चिड़ियाओं के लिए कि जो बुलबुल जो गाया करती थी, वो भी अब मौन हो चुकी है। क्यों, वो रीझी हुई है, वह अपमानित हुआ महसूस कर रही है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि
मैन मेड जो चीज़ें हैं वो उतनी टिकाऊ नहीं हो पा रही हैं आजकल, और इसीलिए जो लेखक है वो कहना चाह रहा है कि कंट्री इज़ बेटर दैन सिटीज़, यानी कि जो शहर है उनसे कई गुना अच्छा हमारा जो परिवेश है कहाँ का है, गाँव का है। तो यही वो कहानी थी जो पोएम मैंने आपको सुनाई, जिसके बारे में यही था कि कवि कहता है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द सिटीज़, है ना। तो आपको आशा करता हूँ कोई चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है अगर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट तो बनता ही हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, कमेंट सेक्शन में। और फिर तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।